हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 6 के एसएसटी के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, इस पाठ को हम रीड करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आखेट का मतलब होता है शिकार, ठीक है। और ये एक बच्चा है जिसका नाम है तुषार, ठीक है। तुषार अपने रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। उसे रेल में खिड़की वाली सीट मिल गई। अब खिड़की वाली सीट में आपको पता है बाहर के नजारे दिखते हैं। तो तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे छूटते जा रहे हैं। तभी उसके साथ जा रहे थे उसके चाचा जी। चाचा जी ने कहा, बेटा पता है, मात्र 150 साल पहले लोगों ने रेल से यात्रा करनी शुरू की। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। मतलब बस तो ज्यादा पुरानी नहीं है, 100 साल पुरानी है। तो तुषार को लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं, मतलब गाड़ियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अब हम शुरू करते हैं हमारा पाठ। आरंभिक मानव। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? आज हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो भारत में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। हम उन्हें अखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। अखेटक का मतलब होता है बच्चों शिकारी। वो शिकार करते थे। खाद्य संग्राहक मतलब वो खाना इकट्ठा करते थे, भोजन का इंतजाम करते थे। इसीलिए जो भोजन का इंतजाम शिकार से करते थे उन्हें कहते थे अखेटक। जो भोजन का इंतजाम पौधों से करते थे उन्हें हम कहते थे खाद्य संग्राहक। खाने के लिए वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां चिड़ियां पकड़ते थे, फल मूल दाने पत्ते पत्तियां अंडे वगैरह इकट्ठे किया करते थे। ये जो अखेटक थे या खाद्य संग्राहक थे, ये लोग पूरी दुनिया में एक से दूसरी जगह पर घूमते थे। क्यों घूमते थे? इसका पहला कारण है कि अगर एक ही जगह पर ज्यादा दिन रहते तो वो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर खत्म कर देते थे। अब जहां पर पौधे, जानवर और फल ही नहीं है तो वो क्यों रुकेंगे? इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण ये था कि जानवर अपने शिकार के लिए, हिरन या मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक से दूसरी जगह पर जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। आपको हिरन का शिकार करना है, हिरन तो जहां जाएगा आप उसके पीछे वहां जाओगे। तीसरी बात यह है कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। लोग उनकी तलाश में मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। जहां पर बारिश होती है वहीं पेड़ पौधे उगते हैं। अब जिस एरिया में अभी बारिश है ये वहां आ जाते, फिर उसके बाद जिस एरिया में बारिश होती है ये वहां चले जाते। और चौथा कारण ये है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है। पानी हमें कहां से मिलता है? झीलों, झरनों, नदियों से मिलता है। अब कई नदियां तो ऐसी होती हैं, झीलें ऐसी होती हैं जिनका पानी कभी नहीं सूखता। और कुछ नदियों, झीलों में पानी बारिश के बाद ही मिलता है। अगर आप ऐसी नदी के किनारे रहते हैं तो फिर आपको सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। ऐसा संभव है इन लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हैं। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। अब ये पत्थरों के औजारों का क्या प्रयोग होता था? फल फूल काटने के लिए, हड्डियां मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल, जानवरों की छाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बांध जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब देखो बच्चों,
ये है पत्थर के औजार। तो पत्थर के औजारों से हम क्या करते हैं, ये इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ये पेड़ है, इसकी जड़ों को पत्थर से खोदकर और निकाल लिया जाता था। दूसरा, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये जानवरों की खाल है, इसे देखो, ये बंदा इस तरह की एक सुई सी बनाकर सिल रहा है। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले वे पूरा स्थान है जहां पर अखेटक खाद्य संग्रहों के होने के प्रमाण मिले हैं। कुछ और स्थानों पर भी ये अखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। कुछ गिने चुने स्थान ही हमने बताए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते हैं। अब देखो, हमें ये बताना है, यहाँ पर हमें निशान लगा दिया गया है कि कौन से पुरा पाषाणिक है, कौन से नव पाषाणिक है, कौन से महापाषाणिक है, कौन से आरंभिक गांव है, कौन से आधुनिक नगर है। देखो, जैसे बच्चों अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ये कोल्डी हवा, महागढ़ा, ये क्या है, नवपाषाणिक। ब्रह्मगिरी है, जैसे ये क्या निशान लगाओ ना, ये देखो, ये ब्रह्मगिरी, ये क्या है, महापाषाणिक। और ये इनाम गांव क्या है, आरंभिक गांव। और ये मुंबई क्या है, आधुनिक शहर। तो ये जैसे कलकत्ता क्या है, आधुनिक शहर। ये पूरा पाषाणिक का एग्जाम्पल दिया है भीम बेटका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, भीम बेटका। और इसके अलावा जैसे महापाषाणिक में एक है आदिचनलूर। ऐसे कई नाम हमारे सामने आएंगे और हमें इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अब ये कहता है भीम बेटका जो आजकल एमपी मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी के पास हैं। तो अब आप समझ गए ना भी हम गुफा में क्यों रहेंगे। आजकल बारिश होती तो हम अपने घर में आ जाते हैं। पुराने जमाने में क्या था, घर तो थे नहीं, ये गुफाएं थी। या जैसे मान लो धूप आ गई है तो हम कहाँ रहेंगे। आजकल धूप होती तो हम कोई पेड़ के नीचे रहते हैं या फिर हम अपने घर में आ जाते हैं। तो इसलिए ये लोग गुफाओं में रहते थे। और पत्थर के उपकरण बहुत जरूरी थे, इसलिए लोग ऐसी जगह रहते थे जहां से हमें अच्छे पत्थर मिल सके। अब आप एक बात और देखो, इंसान जब गुफाओं में रहता है, ये गुफाएं कहाँ पे है, नर्मदा नर्मदा नदी के किनारे हैं। नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी क्या है, नर्मदा नदी की घाटी है। अब वहां पर जब इंसान ने इधर उधर से जो जानवर देखे, शाम को आकर, अब व्हाट्सएप फेसबुक तो है नहीं, उसका टाइम पास कैसे होगा, इसलिए वो लोग क्या करते थे, इन पत्थरों की गुफाओं पर चित्रकला किया करते थे। जैसे इसे कहा जाता है शैल चित्र। ये क्या कहा जाता है, शैल चित्रकला। जिन गुफाओं में ये लोग रहते थे उनकी दीवारों पर चित्र बनाया करते थे। इसके कुछ सुंदर उदाहरण हैं, मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं के हैं। इनमें जंगली जानवरों को बड़ी शानदार तरीके से दिखाया गया। इसमें देखो, मान लो ये कोई जानवर भाग रहा है और उसके पीछे कोई इंसान उसका शिकार कर रहा है। ये है शैल चित्र। और बच्चों ये है वो एक गुफा, जैसे आपको बताया ना, देखो ऐसी गुफाओं में जगह बनी हुई है और यहाँ से लोग जाकर इनके अंदर रहते हैं। पुरास्थल। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। इन वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया, बाद में वो उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इनके बारे में हम अगले अध्याय में आराम से पढ़ेंगे। अब यहीं पर आप 2 नंबर मानचित्र है, जो ये हमारा मानचित्र नंबर 2 है, इसमें आप देखो कुरनूल। अब देखो बच्चों, आपको यहाँ पे कुरनूल कहाँ पर मिल रहा है, कहीं मिल रहा है कुरनूल? मिल जाए तो मुझे बताना। यहाँ पे एक शब्द है कुरनूल। ये रहा बच्चों कुरनूल की गुफाएं। ये पूरा पैशानिक स्थल है कुरनूल की गुफाएं। तो ये जो कुरनूल की गुफाएं हैं, यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष मिले हैं मतलब यहाँ जो लोग रहते थे, आरंभिक लोग, वो आग जलाना सीख गए थे। और आग का इस्तेमाल कई कामों में किया जाता था, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर जलाने भगाने के लिए
आज हम आग का उपयोग करते हैं, आज हम आग का उपयोग खाना खाने के लिए करते हैं, खाना बनाने के लिए करते हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे कहते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि ऐसा काल जहां पर हमें पत्थर के औजार मिलते हैं। 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का ये काल माना जाता है। अब ये जो पूरा पाषाण काल है, यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिलता था, पत्थर के औजार मिलते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पूरा पाषाण काल। इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आरंभिक, मध्य और उत्तर। एक है आरंभिक यानी कि शुरुआत हुई, मध्य और फिर आया उत्तर। और इसमें से जो सारी जितना भी हमारा इतिहास है ना, 99% ये कहानी इसी टाइम की है, पूरा पाषाण काल की। अब इसी में से एक काल ऐसा है जिसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण काल, ये जो मध्य पाषाण काल है इसे हम कहते हैं मेसोलिथ। ये 12,000 साल से 10,000 साल तक है। इस काल में क्या होता था कि इस काल में हड्डियों या पत्थरों के मुट्ठी लगे हंसिए, आरी जैसे औजार मिलते हैं। मान लो पत्थर की तो बना ली आरी, ये मान लो हंसिया बना लिया। हंसिया आप समझ रहे, दांतरी होती है, पत्थर की बना ली। इसका जो मुट्ठा है ना, ये मुट्ठा बन गया लकड़ी का, ठीक है। और इसी तरह से मान लो पत्थर की तो बना ली आरी, आरी तो बना ली पत्थर की, और इसका जो मुट्ठा बनाया वो लग गया लकड़ी का। ऐसे छोटे छोटे औजारों को हम कहते हैं माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण। और इसके साथ साथ जो पहले आरंभिक पाषाण काल वाले हथियार तो मिलते थे, इसकी खासियत ये थी कि इस काल में लकड़ी के मुट्ठे वाले हथियार मिलते थे। और इसके बाद तीसरा हमारा है नवपाषाण काल, ठीक है, नवपाषाण काल। अब हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्यायों में भी आपको कुछ नाम मिलेंगे। अब देखो, पुराने जमाने वालों के नाम अलग हैं, और आज तो हमें पता है ना कि राजस्थान को राजस्थान कहते हैं। आज से 500 साल पहले राजस्थान को क्या कहते थे, तो ये तो हमें नहीं पता। हम तो आज भी इसका नाम क्या रखते हैं, राजस्थान। जैसे हमने आज पढ़ा भीमबेटका, तो ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, तो आज हम इसे भीमबेटका कहते हैं। उस जमाने के लोग तो इसे क्या कहते हैं हमें नहीं पता। बदलती जलवायु, 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े परिवर्तन आए और गर्मी बढ़ने लगी। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ी तो वहां पर घास वाले मैदान बनने लगे, वहां पर हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे पीछे इन घास के मैदानों में आए। उन्होंने इनकी खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल की। हो सकता है इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। इस काल में मछली भी खाने का बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत, इसी समय गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद औरतों, बच्चों और पुरुषों ने इनको खाने के लिए बटोरना शुरू कर दिया, और ये भी सीखने लगे कि अनाज कहाँ उगते थे, कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते इन लोगों ने अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वो था कुत्ते का जंगली पूर्वज। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने लगे। ये जानवर झुंड में रहते थे और घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, और इस तरह धीरे धीरे वो पशुपालक बन गए। आप बता सकते हो सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? क्योंकि कुत्ता हमारे बहुत काम आता है। बसने की प्रक्रिया, लोगों द्वारा पौधों उगाने और जानवरों के देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते हैं।
इसका वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों या जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। हमने देखा कि पाले गए जानवर और कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों और पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। अब ये दो दांत देखो, एक दांत है जंगली सुअर का और एक है पालतू सुअर का। तो देखो बच्चों, ये वाला दांत है ना, ये जो बड़ा वाला ये है जंगली सुअर, और ये जो छोटे वाला ये है पालतू सुअर। बसने की ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रही। ये 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। आज हम जो खाना खाते हैं वो इसी प्रक्रिया के हैं, क्योंकि कृषि के लिए पहले उगाई गई फसलें थी गेहूं और जौ, और उसके बाद सबसे पहले पालतू बनाया था कुत्ता, फिर बनाया था भेड़ और बकरी। अब आप देखोगे अनाज के क्या क्या उपयोग है। देखो, अनाज हम बीज के रूप में, खाने के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए हम कई तरह से अनाज का उपयोग करते हैं। किसी पौधे के बीज को जब हम बोकर देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसे बनने में, पौधे को, बीज को पौधा बनने में कुछ टाइम लगता है, कुछ महीने, कुछ साल, 1 साल तक लग जाता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उन्हें उसकी देखभाल के लिए एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक पौधे की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, जानवरों और चिड़िया से उनकी सुरक्षा जैसे बहुत सारे काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। वे अनाज को सुरक्षित इकट्ठा करके रखा जाए। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी, जमीन में खड्डा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उसका उपयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। बताओ बच्चों, आपको लगता है? मेरे ख्याल से तो भैया वो बर्तन बनाते होंगे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो संख्या तो बढ़ती है, उनसे दूध भी मिलता है। दूध हमारे भोजन का अच्छा स्रोत है। जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। इसका मतलब पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आपने पशु पाल लिया तो जब आपको जरूरत है उसे काट कर उसका मांस खा लो। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से हमें और क्या क्या मिल सकता है? दूध मिल जाता है, हमें उनकी हड्डियां, हमारे सींग हमारे काम आते हैं, खाल हमारे काम आती है, ऐसा कुछ होता है। आज जानवरों का उपयोग किस लिए किया जाता है, अब आपको ये बताना है। आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में आओ पता करते हैं। फिर से हम पृष्ठ मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 देखते हैं। ये हमारा है मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13। इसमें हमने क्या देखना है बच्चों? यहाँ पर हमें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस बात को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आधुनिक कश्मीर में और दक्षिण और पूर्वी भारत में। अब आप देखो बच्चों, यहाँ आपने इस मानचित्र में आपने देखना है तो यहाँ आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम है बुर्जहोम। ठीक है, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जगह है यहाँ पर या तो किसानों या पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं थी। इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, खुदाई में जो पौधे मिले और पशुओं की हड्डियां मिली उनका अध्ययन किया। तो इनमें हमें क्या मिला कि जले हुए अनाज के दानों के अवशेष। अनाज के दानों को जलाया गया। अब ये गलती से जलाया गया या जानबूझकर जलाया गया?
वैज्ञानिक तो इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। हमें पता मिला कि यहाँ बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले, जैसे बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, वहां गड्ढे के नीचे घर मिलते हैं जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी जिससे ठंड में सुरक्षा मिलती थी। अब यहाँ पर एक, जैसे मान लो ये गर्तवास है, तो यहाँ पर क्या देखा गया कि झोपड़ी के बाहर भी आग जलाई जाती है और झोपड़ी के अंदर भी आग जलाई जाती है। तो ऐसा माना गया कि अंदर और बाहर दोनों जगह आग मिला है, तो जैसा गर्मी होगी तो लोग घर के बाहर आग जलाते होंगे और सर्दी होगी तो घर के अंदर खाना बनाते होंगे। इस तरीके से माना गया और ये स्थायी जीवन का एक तरीका बन गया। एक आपको क्या करना है, एक गर्तवास का चित्र बनाना है। इसी तरह बहुत सारी जगहों से हमें पत्थर के औजार मिले हैं जो कि पूरा पाषाण युगीन औजारों से अलग हैं, इसीलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना गया है। ये औजार वे हैं जिनमें धार को पेना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल, जिसे हम दोरी डंडा भी कहते हैं, इसका उपयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता है। आज भी हम ओखली और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए करते हैं। अगर ऐसे एक बड़ी सारी सी ओखली होती है और इसके अंदर एक बड़े सारे डंडे से मूसल बनाकर इसको पीसा जाता है। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और उपयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। देखो ये कुछ ऐसे पत्थर थे जिनको थोड़ा सा चमक क्यों है, इन पे पॉलिश सी की गई है। अब आप सोचो इस ये जो ये मटकी सी है इसमें क्या रखा जाता होगा। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इन पर अलंकरण, अलंकरण मतलब सजावट भी की जाती है। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। कुछ लोग बर्तनों का उपयोग खाना खाने के लिए करने लग गए। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब हमारे खाने का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। अब कुछ लोग कपड़े भी बुनने लग गए। अब कपड़े किससे बनते हैं? कपास से, इसलिए कपास जैसे पौधे भी उगाए जाने लग गए। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आगे होंगे? ऐसा तो है नहीं। कई जगह लोग स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे। वहीं कुछ लोगों ने हजारों सालों में धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत सारे लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब यहाँ पर एक चित्र है मेहरानगढ़ का। मेहरगढ़ कहाँ पर है? ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये जगह है जहां पर लोगों ने उस इलाके में सबसे पहले गेहूं, जौ और उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा होगा। ये मेहरगढ़ का एक घर है। यहाँ पे कई तरह की हड्डियां मिली हैं, जैसे कि हिरन, सुअर और जैसे जंगली जानवर, भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में चकोर और आयताकार घर, देखो ये एक चकोर घर है और आयताकार वर्ग और आयत वाली शेप के घर मिले हैं। हर घर में 4 या ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ कमरे शायद भंडारण के काम आते हैं। ये कमरों में शायद अनाज का भंडार किया जाता होगा। देखो जिस घर में हम रहते हैं क्या उससे इस घर की क्या समानता है, आपको ये बताना है। मरने के बाद मृतक के सगी संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मौत के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। ठीक है, शायद इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। अब ये है मेहरगढ़ की कब्र। इस कब्र में ये तो हो गया इंसान की फोटो। अब यहाँ पर आपको देखना है यहाँ पे बकरी की कहां पर है, तो कौन सी बकरी होगी, या तो ये होगी या ये होगी। देखो बकरी की कोई साथ में बकरी को भी दफनाया गया। इसी तरह से आपके पास एटलस होगा, उसमें आप फ्रांस ढूंढो। फ्रांस में एक गुफा है। इस गुफा की खोज 100 साल पहले 4 स्कूली बच्चों ने की थी। इस गुफा के अंदर 20,000 साल से पहले लेकर 10,000 साल के बीच के चित्र हैं। कई जंगली जानवर जैसे घोड़े, गायें, भैंस, गैंडा
रेनडियर, बारहसिंगा सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। हो सकता है कि इनको उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या शिकारियों के शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए बनाया जाता था। इन्हें बनाने का कोई और कारण हो सकता है? एक नवपाषाणिक पुरास्थल एटलस में हमें तुर्की देखना है। तुर्की में एक जगह है चतालह्यू, ये है तुर्की में। यहाँ दूर दराज से कई चीजें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से चकमक पत्थर, लाल सागर की कोडियां, भूमध्य सागर की सीपियां। याद रखो, उस समय पहिए वाले वाहन नहीं थे, लोग अपना सामान खुद उठाते थे या जानवरों की पीठ पर लाद कर लाते थे। अब सोचकर बताओ, कोडियों और सीपियों का क्या करते होंगे? ठीक है, अब हमारे ने क्या सीखा? आखेटक यानी कि जो खाद्य संग्राहक हैं, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग और कबर। ये हमने कुछ नए शब्द सीखे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये वीडियो पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। वीडियो को जरूर देखना और कमेंट कर आप मुझे जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।